नमस्कार। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के आर्थिक कार्यों से जुड़े समिति और मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। उस बैठक में कई फैसले लिए गए। उसी से संबंधित आज ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। इसमें आप सभी का स्वागत है। आपसे चर्चा के लिए हमारे बीच माननीय सूचना और प्रसारण, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी और माननीय राज्य मंत्री सूचना और प्रसारण, मत्स्य, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन डॉक्टर एल मुरुगन जी उपस्थित हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मंत्री जी चर्चा का प्रारंभ करेंगे, तत्पश्चात हम आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार मित्रों, चेक चेक चेक। नमस्कार। चेक चेक हेलो चेक। हेलो हेलो 1 2 हेलो सर केवल हेलो हेलो चेक चेक चेक। माइक चेक। हेलो चेक चेक चेक। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? नमस्कार। आपको वर्ष 2023 की बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। बहुत महत्वपूर्ण उसमें निर्णय लिए गए हैं और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक जो कदम उठाए, उसकी देश और दुनिया ने सदा प्रशंसा की है। और क्लाइमेट चेंज के क्षेत्र में ही वैश्विक स्तर पर भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। देश की ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल ऊर्जा स्रोतों पर आधारित हो, ये लक्ष्य 2030 तक का निर्धारित किया था, जिसको 2021 में एक बहुत वर्ष पहले पूरा किया गया। और 2021 में ग्लासगो में COP26 के दौरान प्रधानमंत्री जी ने जो भारत द्वारा महत्वाकांक्षी कदम उठाने की जो घोषणा की थी और अपने भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा था, पंच अमृत की बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर कही। वही 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से क्लाइमेट क्षेत्र में क्वांटम जंप देने के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के बारे में खुलकर चर्चा भी की। और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तिरंगे को साक्षी मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। और ये भी कहा था कि अमृत काल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। और ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति को आत्मनिर्भर बनाएगा और पूरे विश्व में क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की एक नई प्रेरणा भी बनेगा। ग्रीन ग्रोथ से ग्रीन जॉब्स के नए अवसर हमारे युवाओं के लिए, हमारे स्टार्टअप्स के लिए बनेंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2021 के अपने लाल किले की प्राचीर से भाषण में कहा था। और इसी को ही आज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। इंडिया विल बी द ग्लोबल हब ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन
और हम ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसकी जो विस्तृत संरचना तैयार की गई वो इस प्रकार है कि 2023 तक प्रतिवर्ष 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। इसके लिए 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी को तैयार किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। और भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन व इससे संबंधित इक्विपमेंट व टेक्नोलॉजीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव, 2 तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि इसको कुल स्कीम जो 2029-30 तक है, तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा। और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक एवं उपभोक्ता को एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी ना पड़े और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का लाभ भी मिल सके। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे रिफाइनिंग, स्टील, शिपिंग, लॉन्ग रेंज मोबिलिटी इत्यादि सेक्टर्स के लिए जहां भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो सके, उनकी पहचान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे। और इन पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 1,466 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का एक फ्रेमवर्क होगा और इसके लिए डेडिकेटेड R&D फंड स्थापित किया जाएगा, जिसमें सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन और वेंचर कैपिटल फंड लाने का प्रयास किया जाएगा। चैलेंज मोड के द्वारा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाएगा और इसके लिए भी 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाइड्रोजन इकोनॉमी इकोसिस्टम से संबंधित सभी उद्योग आसानी से कार्य कर सकें, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस, इसके ऊपर मोदी सरकार का सदा फोकस रहा है। तो इसके लिए आवश्यकता अनुसार रेगुलेशंस, कोड्स और स्टैंडर्ड्स बनाए जाएंगे। इस मिशन से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों एवं एजेंसियों में समन्वय एवं मिशन के सुचारू ढंग से संचालन करने के लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप गठित किया जाएगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के एक्सपर्ट्स भी लिए जाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स का भी एक एडवाइजरी ग्रुप गठित किया जाएगा, जो एम्पावर्ड ग्रुप्स को तकनीकी विषयों पर असिस्ट करेगा। देश में विभिन्न सेक्टर्स में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग बढ़े, इसके लिए एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा संबंधित मंत्रालयों के साथ विचार विमर्श के आधार पर ट्रांजैक्टरी निर्धारित की जाएगी। और इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए MNRE में, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में मिशन सेक्रेटरीट स्थापित किया जाएगा और मिशन डायरेक्टर किसी ऐसे प्रोफेशनल को लिया जाएगा जो इस सेक्टर की डोमेन नॉलेज रखता हो और एक्सपीरियंस उसको हो। और मिशन सेक्रेटरी में सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी शामिल किया जाएगा। इस मिशन के क्रियान्वयन से भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में स्थापित किया जाए, इस दृष्टि से काम किया जा रहा है। 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य हम प्राप्त करें और जो आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी की है, उस दृष्टि से ये बहुत उपयोगी होगा। चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो,
इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की बात हो या ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की बात हो, इन तीनों ही क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर होगा और ग्लोबल हब ग्रीन हाइड्रोजन का भारत बनेगा। ये बहुत बड़ा कदम, आज एक ऐतिहासिक निर्णय मोदी जी की सरकार ने लिया है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मंजूरी देकर। अब 2020 तक ग्रीन हाइड्रोजन की कुल डिमांड ग्लोबल की जो होगी, हमारा प्रयास है कि हम उसका कम से कम 10% भारत के लिए लाएं। इससे कुछ लाभ क्या होने वाले हैं? अगर मैं एक्सपेक्टेड डिलीवरेबल्स की आपके लिए बात यहां पर करूं तो क्या क्या दिखते हैं आपको? जहां एक और 50 लाख टन एनुअल प्रोडक्शन हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का होगा, वहीं पर 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन एमिशंस एनुअली कम होंगे। और यही नहीं, हमारा जो इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल्स का है वो भी 1 लाख करोड़ की सेविंग उस पे होगी। और हमारी इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी जो होगी वो हमारी 60 गीगावाट से 100 गीगावाट की हमारी 2030 से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी के अलावा हमें चाहिए वो 125 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को भी हम तैयार करेंगे, जो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में हमें मदद करेगी। और इसमें कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? 8 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट 2030 तक इस क्षेत्र में आएगी और सीधे तौर पर 6 लाख के लगभग जॉब्स इसमें मिलेंगी। इसके जो बाकी सेक्टर्स हैं उनमें भी साथ साथ में जॉब क्रिएशन भी होगी, वैल्यू एडिशन भी उस तरह से होने देखें। डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर्स होगा। आयात करने पर और कमी आएगी, आयात करने में आत्मनिर्भरता को बल मिलेगा। और फॉसिल फ्यूल्स की जो हमें रिक्वायरमेंट विदेशों से रहती है उसमें भी कमी इसमें आएगी। इसमें कुल मिलाकर अगर खर्चा देखा जाए 19,744 करोड़ रुपया, 19,744 करोड़ रुपया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए मंजूरी आज की गई है। जैसा मैंने कहा, इस मिशन के क्रियान्वयन के लिए 8 लाख करोड़ रुपए की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, 6 लाख सीधे तौर पर इसमें जॉब्स क्रिएशन होगी, 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस एमिशन को अवॉइड किया जाएगा, कम होंगे, और 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का काम भी इसके माध्यम से प्रतिवर्ष किया जाएगा, कम से कम इतना किया जाएगा। और हमारी मोबिलिटी के काम भी, बाकी सबके काम भी आएंगे। दूसरा निर्णय जो है वो भी एक ऐसे क्षेत्र में है, जैसा मैंने आपको अभी बताया रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो रिन्यूएबल एनर्जी 2012 तक भारत में 68,274 मेगावाट थी, जो बढ़कर 3,69,651 मेगावाट हो गई है। ये अपने आप में दिखाता है कि मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी पे किस तरह से काम किया है, जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है और एक तरह से पावर की कॉस्ट भी कम आई है, एनर्जी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा करने का काम किया गया है। और जो ग्लोबल स्तर पे भारत को एक नेतृत्व देने का काम करना था वो भी करने का काम किया है। दूसरा निर्णय भी पावर मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, जहां 382 मेगावाट के सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्व में भी हिमाचल के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स अन्य क्षेत्रों में भी दिए, तो इसी तरह से एक धौलासिद्ध का प्रोजेक्ट भी पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा मंजूर किया था। अब आज सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2,614 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत जिसके ऊपर आएगी उसको मंजूरी मिली है। ये सतलुज नदी पर बनेगा, जिला शिमला और मंडी ये 2 जिलों में स्थापित होगा।
इसकी क्षमता जो है 382 मेगावाट की है और इस प्रोजेक्ट का निर्माण जो है वो SJVN सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करेगा और इसको 5 वर्ष 3 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। इसमें हिमाचल को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, एक तो वहाँ पर हज़ारों लोगों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे, वहीं पर ही हिमाचल के हिस्से जो मुफ्त में बिजली इसके माध्यम से मिलेगी उसका लाभ भी मिलने वाला है। भारत सरकार का इसके ऊपर जो एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च आएगा 13 करोड़ 80 लाख रुपया, उसकी मंजूरी भी दी गई है। इसका जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस है स्टेज 1 स्टेज 2 के लिए वो फॉरेंस क्लियरेंस भी मिल चुके हैं और अब तक प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पर 246 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। हिमाचल को कुल मिलाकर इसमें से 13% जो बिजली है वो निःशुल्क मिलेगी, यानी कि जब ये 382 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनकर तैयार होगा तो 13% बिजली हिमाचल को इसमें से मुफ्त मिलेगी, जो करोड़ रुपए की आय हिमाचल के लिए भी होगी और उसके अलावा 4000 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। 61 गीगावाट का जो हमारा लक्ष्य पन बिजली परियोजनाओं का हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का रखा गया है, उसको प्राप्त करने में भी ये प्रोजेक्ट बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तीसरा निर्णय हालांकि बाइंड स्कीम से जुड़ा हुआ है, ये सूचना प्रसारण मंत्रालय का है। ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट, ये इस बाइंड स्कीम के लिए 2021-22 से 2026 तक के लिए 2539 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 2539.61 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। इसके अंतर्गत दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज़ बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा। अच्छे प्रोग्राम बने, कंटेंट अच्छा बने, उस दिशा में काम करने के लिए पैसा मिला है। और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। HD, UHD इस तरह का उस सब में प्रावधान होंगे। पुराने ट्रांसमीटर्स जहाँ पर रिप्लेसमेंट करने की आवश्यकता है उसको ट्रांसमीटर्स को बदलने का काम किया जाएगा। नए FM ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय FM के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज़्यादा हो जाएगी देश भर में, ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज़ हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में FM के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। इसमें वहाँ के दूर दराज के लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देश के जो दूर दराज के इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, जनजातीय या LW से प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ 7 लाख से ज़्यादा फ्री DD के माध्यम से जो फ्री डिश है वो देने का काम किया जाएगा। DTH का जो डायरेक्ट टू होम उसका विस्तार किया जाएगा। पुराने स्टूडियो इक्विपमेंट, ट्रांसमीटर, अर्थ स्टेशन, OB वैन्स, इनको बदलकर नई टेक्नोलॉजी के लाने का उसको काम किया जाएगा। दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क के लिए अच्छी क्वालिटी के कंटेंट का डेवलपमेंट और इसमें लोकप्रिय कार्यक्रम और बढ़ाए जाएं, उसमें भी काम किया जाएगा। तो 3 जो निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिए गए वो मैंने आज आप सबके सामने रखे हैं। इसके ऊपर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। Yes. Yes. Sam Parikshit from CNBC. I wanted to ask you about the incentives that you have announced. Out of the total outlay of 19,744 crores, over 17,000 will be for electrolyzer and green hydrogen manufacturing. What will be the specific allocation for each under these 2 interventions? Also, will there be more enabling schemes that will be launched in the coming months to operationalize these incentives? इसकी डिटेल्स जो हैं बाकी सारी की, ये जो 17,490 करोड़ रुपया जो इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए ये जो रखा गया, इसकी डिटेल आपको मिल भी जाएगी कि कुल कितना है। लेकिन लगभग 13,000 करोड़ रुपया जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए खर्च होगा, बाकी इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए खर्च होगा अप्रॉक्सीमेटली।
प्रकाश प्रियदर्शी 18 हाउस स्वदेश से। ये जो इंसेंटिव्स आप देंगे उसका क्राइटेरिया क्या होगा? क्या ये पीएलआई स्कीम की तर्ज पे होगा या फिर आप कैपेसिटी ऐड ऑन करने पे आप ये इंसेंटिव देंगे? दूसरी चीज़ कि आप जैसा कि पॉलिसी का हिस्सा है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पे भी अलग इंसेंटिव और इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग पर भी अलग इंसेंटिव, तो ग्रीन हाइड्रोजन और इसमें किस तरह की इंसेंटिव्स कैसे दिए देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी तो आप बनाते ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की आपके पास अभी क्षमता नहीं, लेकिन उसको बनाने की शुरुआत की गई है। तो इसमें भारत दुनिया के पीछे न रहे, दुनिया में ग्लोबल हब बने, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी भी बने। तो उस पर किलोवाट क्या देंगे, वो इंसेंटिव्स की डिटेल आपको मिल जाएगी। शुरुआत में कितना होगा, बढ़ते बढ़ते कैसे कम होगा, उसकी सारी डिटेल जानकारी आपको दे दी जाएगी। और इसी तरह से ही जो ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने की बात है, वो भी प्रति किलो शुरू में क्या होगी और बाद में कैसे कम होती जाएगी, वो सारी डिटेल एक चार्ट जब इसकी डिटेल अनाउंसमेंट होगी उसमें आपके पास सारी जानकारी आ जाएगी। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपनी तो रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे ही, भारत एक्सपोर्ट करने की दिशा में भी आए और आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी के रूप में भी, प्रोडक्शन के रूप में भी बने, इस दिशा में हमने काम करना शुरू किया है। तभी तो R&D के लिए भी बजट रखा गया है। और जो इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग की बात है या ग्रीन हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग की बात है, टेक्नोलॉजी की बात है, इसमें आत्मनिर्भर भारत बने, उस दिशा में इस पर काम किया गया है। और सेल्फ रिलायंट बने, उसके लिए भी अलग अलग कंपोनेंट की हमें, जैसे मान लीजिए हमने सोलर एनर्जी पे पहले काम शुरू किया था, तो शुरुआत में हमें कंपोनेंट्स बाहर से मंगवाने पड़ते थे, अब तो यहाँ पे बनने शुरू हो गए। इसमें शुरू से ही वो प्रावधान किया गया कि अधिकतर कंपोनेंट जो भारत में ही बने, भारत में ही उसका लाभ मिल सके। Anurag sir, this is Sumit from India Today Aaj Tak. You are talking about expansion of DD and taking DD and community services, radio services to border areas and left-wing affected areas. How do you see DD in next 5 years? What are your expansion plans and how do you see DD? How it is going to act as a government? It is a part of a government, DD. Where do you see DD next 5 years down the line? देखिए, प्रसार भारती में जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका निभा रहा है, जहां आप लोग संकोच करते हैं पहुंचने में, वहां हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं, ताकि एक पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका केवल प्रॉफिट मेकिंग की ही नहीं, लोगों तक सरकार की योजनाओं, जानकारियों और सही समाचार को पहुंचाने का काम भी कर सकें। और विभिन्न रिपोर्ट्स में ये कहा भी गया है कि चाहे दूरदर्शन हो, ऑल इंडिया रेडियो हो, उसकी गुणवत्ता और सत्यता जो खबरों की है, उसको जिस तरह से श्रेय दिया गया है, मुझे लगता है वो अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन और नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे हम अच्छे प्रोग्राम्स जन जन तक पहुंचा सकें, सही खबरों को सही समय तक पहुंचा सकें, वो तो कर ही रहे हैं। अब OTT प्लेटफॉर्म्स आने के बाद जैसे फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नया चैलेंज खड़ा हुआ, लेकिन साथ ही साथ अवसर कलाकारों के लिए भी बने हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं, देखिए ऑल इंडिया रेडियो अब केवल आपके ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स पर नहीं, न्यूज़ ऑन एयर आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आता है। और ये देश भर के रीजनल से लेकर नेशनल चैनल ऑल इंडिया रेडियो के आपके मोबाइल फ़ोन पर भी उपलब्ध है। DD की लाइव कवरेज अभी भी आपके मोबाइल फ़ोन पर एप्लीकेशन के माध्यम से चल रही होगी। तो एक और से जहां हम टेक्नोलॉजी का उपयोग आपके मोबाइल फ़ोन हैंडसेट्स पर कैसे कर सकें, लेकिन लीनियर टेलीविज़न जो गांव के दूर दराज क्षेत्रों में बैठा आज भी टेलीविज़न सेट के सामने बैठा है, उस तक हम अच्छा कंटेंट कैसे पहुंचा सकें, खबरों से लेकर मनोरंजन के, उसमें हमने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। विस्तृत जानकारी उसकी भी हम आपको दे देंगे कि कैसे नए कंटेंट का लाभ मिलेगा और कैसे जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन अभी मान लीजिए स्टूडियो हमारा है, वहाँ पे पीछे एक बैकड्रॉप लग के आज न्यूज़ बनती है, अब डिजिटल स्क्रीन्स लगेंगी तो उसके बाद आपके पास बहुत कुछ बदल सकते हो आप साथ साथ में। तो हम अगले 20 साल तक दूरदर्शन कैसा दिखे, उसकी योजना अब बनाकर चल रहे हैं ताकि अगले 20 साल की रिक्वायरमेंट को आज पूरा किया जाए।
तो हो गया? हाँ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फॉर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। हाँ जी, पूछ लो ऐसे। नेशनल हाइड्रोजन वाला जो मिशन है, इसमें क्या जो सड़क पर जो वाहन चलते हैं उनको भी ग्रीन हाइड्रोजन पर लाने का कोई प्लान उसमें तैयार हुआ है? अगर है तो कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए, जब मैंने लॉन्ग हॉल मोबिलिटी की बात की है तो उसमें सभी आते हैं। जहां एक और हम डीकार्बनाइजेशन करने की बात, स्टील से लेके फर्टिलाइजर और रिफाइनिंग की बात करते हैं, तो दूसरी और हम मोबिलिटी के सेक्टर में जो पोल्यूशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेकर हाइड्रोकार्बन पर व्हीकल्स चलें, ग्रीन हाइड्रोजन पर चलें, उसके ऊपर हमने कैसे काम किया है। मान लीजिए भविष्य में आपकी ट्रेन हो, शिप्स हो, ट्रक्स हो, ये सब ग्रीन हाइड्रोजन पर चलें, ताकि प्रदूषण, जैसे दिल्ली में बैठे आप प्रदूषण को झेलते हो जो वाहनों से भी बहुत बड़ा होता है, उसका भी कमी आएगी जब इलेक्ट्रिकल और ग्रीन हाइड्रोजन पर आपके व्हीकल चलेंगे। दूसरा, पराली जलाने की जो आपकी दिक्कत आती है, अब बायोमास से भी आप ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं, तो उसका उपयोग भी यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। तो अलग अलग तरह से जो आप ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे, एक और आप कार्बन एमिशंस कम करेंगे, जो 50 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कार्बन एमिशंस कम करेंगे। वहीं आप अपना इंपोर्ट बिल भी लगभग 1 लाख करोड़ का तो केवल अगले 5 वर्षों में कम कर लेंगे। वहीं पर आत्मनिर्भर भारत के चलते आपको यहीं पर एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और आप विदेश के लिए एक्सपोर्ट करने का काम भी करेंगे। तो जो आपका बात था कि मोबिलिटी के काम की आएगी, निश्चित तौर पर ये उसके काम में भी आएगी। इसके कई सेक्टर हैं। एक तो फीड स्टॉक के क्षेत्र में देखें तो ये रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, बल्क केमिकल्स यहाँ पर यूज़ होता है। या फिर हम इसको एनर्जी कैरियर के रूप में देखें तो एनर्जी स्टोरेज की बात हो, मैरीटाइम शिपिंग की बात हो, ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस की बात हो, या फिर लॉन्ग हॉल मोबिलिटी की बात हो जिसमें ट्रक, ट्रेन, शिपिंग आपका सब आता है, उसमें भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो बहुत, इसलिए मैंने कहा बहुत ऐतिहासिक निर्णय है। इसीलिए एम्पावर्ड ग्रुप की बात की गई कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जुड़कर क्या क्या कदम उठाने ताकि आप इसकी खपत भी कर सको, और खपत करने के लिए क्या बदलाव आपको करने पड़ेंगे, उसमें भी वो टेक्निकल एक्सपर्ट का ग्रुप जो है वो एम्पावर्ड ग्रुप को अपनी राय देगा और आगे अलग अलग मंत्रालयों के साथ समन्वय के लिए वो सेक्रेटरीट बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये मिशन अगर 1 वर्ष हमने इस पे लिया है तो इसके सारे पहलुओं को देखकर हर कड़ी को जोड़ने का काम किया है कि जहां इलेक्ट्रोलाइजर की कैपेसिटी हम खड़ी करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाएंगे, तो टेक्नोलॉजी भी अपनी बनाएंगे, उसके लिए R&D के लिए पैसा भी देंगे। गति शक्ति के अंतर्गत, PM गति शक्ति योजना के अंतर्गत आधारभूत ढांचा भी यहाँ पर बनाएंगे, और खपत हिंदुस्तान में हो और विदेश के लिए एक्सपोर्ट हो, उसकी रूपरेखा भी इस पूरे मिशन के अंदर बना के दी गई है। ये अपने आप में बने भी और उपयोग भी हो और एक्सपोर्ट भी हो, वो सबका काम यहाँ पर पूरी तरह से किया गया है।